Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about medical ethics and this topic is important from our syllabus paper 5 ethics and integrity point of view. आपके ethics and integrity पेपर में चैप्टर 5 दे रखा है फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वेस्ट, वहाँ पे भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है और प्रोफेशनल एथिक्स जो चैप्टर 1 का हिस्सा है उस पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अबाउट दिस ग्रीक फिलोसोफर हिपोक्रेटस. तो हिपोक्रेटस, जैसा कि मैंने आपको बताया, was an ancient Greek physician philosopher of 4th and 5th century BC. तो he was contemporary of Plato and Socrates, one of the greatest philosophers of Western philosophy. और उनके ये contemporary थे and he was more of a kind of physician rather than philosopher. तो Hippocrates, a Greek physician, contemporary of Plato and Socrates. He is also regarded as father of modern medicine. तो इन्होंने मेडिसिन के फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट्स की है और इसी कारण से इनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन माना जाता है. और हिपोक्रेटस ने कुछ मेडिकल एथिक्स प्रपोज किए थे. मेडिकल एथिक्स मतलब कि जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको कौन कौन से वैल्यूज़ रिस्पेक्ट करने चाहिए. सो वो सब कुछ मेडिकल एथिक्स प्रपोज किए थे हिपोक्रेटस ने, जैसे आप कंसाइंस एंड डिग्निटी, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ देयर पेशेंट्स. तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ मेडिकल एथिक्स जो हिपोक्रेटस ने प्रपोज किए थे, दैट मेक्स पार्ट ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ. हिपोक्रेटिक ओथ क्या चीज़ होती है ये समझिए पहले. तो दुनिया भर के जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए ग्रेजुएट्स हैं, जब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो उनको एक ओथ दिलाई जाती है, एक स्वेयरिंग कराई जाती है, शपथ दिलाया जाता है रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ देयर प्रोफेशन, कि भाई आप आने वाले टाइम में अपना जो प्रोफेशन है मेडिकल का वो किस तरह से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. तो उस जो शपथ दिलाई जाती है वो शपथ जो है वो ज़्यादातर हिपोक्रेटस के मेडिकल एथिक्स से ही गाइडेड होता है. तो दिस इज़ हाउ हिपोक्रेटिक ओथ इज़ इम्पॉर्टेंट. हिपोक्रेटस ने जो भी मेडिकल एथिक्स के गाइडलाइंस दिए थे कि एक मेडिकल प्रोफेशनल को ये सारी चीज़ें माननी चाहिए, दैट मेक्स पार्ट ऑफ ओथ टेकन बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इन जनरल पूरे दुनिया भर में ये काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है हिपोक्रेटिक ओथ. सो जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं मेडिकल फील्ड के, they take this Hippocratic oath before they enter into the profession. तो हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया? ये न्यूज़ में इसलिए आया हिपोक्रेटिक ओथ क्योंकि हमारे देश की नेशनल मेडिकल कमीशन जो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, मेडिकल फील्ड की रेगुलेटर है, उसने मेडिकल कॉलेजेस को सजेस्ट किया है कि वो हिपोक्रेटिक ओथ को रिप्लेस कर दे बाय चरक शपथ. तो चरक के बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. चरक इंडिया के आप कह सकते हैं हिपोक्रेटस हैं या फिर इंडिया के फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं. तो ही वॉज मोर और लेस कंटेम्प्रोरी ऑफ हिपोक्रेटस बट इन इंडियन सोसाइटी एंड ही गेव मैनी आइडिया ऑफ जनरल मेडिसिन इन इंडियन सोसाइटी. सो ही इज़ इंडियन एंशियंट फिजिशियन इन एंशियंट इंडिया ऑफ कोर्स. तो चरक शपथ से रिप्लेस करने की बात कही गई है विथ हिपोक्रेटिक ओथ को चरक शपथ से रिप्लेस करने की बात कही गई है. एक बार हिपोक्रेटिक ओथ को देख लेते हैं, फिर चरक शपथ के बारे में भी देखेंगे. हिपोक्रेटिक ओथ कॉल्स अपॉन स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस विथ कंसाइंस एंड डिग्निटी. तो अपनी कंसाइंस जमीर के हिसाब से आप पेशेंट्स की देखभाल करें. पुट पेशेंट्स फर्स्ट, देयर हेल्थ फर्स्ट एंड रेस्पेक्ट देयर प्राइवेसी. अब चरक के बारे में देखते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इज अ सेंट्रल कंट्रीब्यूटर टू आयुर्वेदास एंशिएंट आर्ट, साइंस एंड मेडिसिन सिस्टम एंड लाइफस्टाइल ऑल्सो. उन्होंने जो बुक लिखी है चरक संहिता, उसको लगभग 200 सालों बाद, चरक ने लगभग लिखी इसको 300 BC के आसपास, वॉज बॉर्न इन 300 BC. तो उसी टाइम में फिर लिखा उन्होंने इसको, लगभग 1st AD के आसपास जा करके फिर डॉक्यूमेंट किया गया. और चरक संहिता को माना जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आयुर्वेदा. तो इसमें तमाम चीज़ें लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई
कि क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन में सेवन नहीं करना चाहिए, तमाम चीज़ें जो आयुर्वेदा के लिए आप कह सकते हैं बाइबल है, वो सब लिखा है चरक ने इन हिज बुक चरक संहिता। और चरक ने भी कुछ मेडिकल एथिक्स के लिए गाइडलाइंस प्रपोज किए हैं, जिसको हम लोग चरक शपथ कहते हैं। तो चरक शपथ में कुछ बातें जो कही गई हैं वो देखते हैं। यू मस्ट स्ट्राइव विथ ऑल योर सोल फॉर द हेल्थ ऑफ द सिक। यू मस्ट नॉट बिट्रे योर पेशेंट्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। तो ये सब डॉक्टर्स के लिए ये सारे एथिकल गाइडलाइन प्रपोज किए हैं चरक ने। यू मस्ट नॉट गेट ड्रंक और कमिट इविल और हैव इविल कंपेनियन। तो भाई डॉक्टर्स को शराब नहीं पीना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट गलत दोस्त भी नहीं रखने चाहिए। दे मस्ट हैव अ प्लीजेंट ऑफ स्पीच एंड थॉटफुल एंड ऑलवेज स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव योर नॉलेज। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना नॉलेज इम्प्रूव करते रहें। चरक की बात की जाए तो ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मेंटेनिंग प्राइवेसी ऑफ पेशेंट्स जस्ट लाइक हिपोक्रेटिस। तो अब चरक की बात चल रही है तो थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट होते हैं और सुश्रुत के बारे में भी समझ लेते हैं। चरक से लगभग 200 साल पहले सुश्रुत हमारे इंडियन सोसाइटी में है। तो चरक को जैसे फिजिशियन माना गया है, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर माना गया है, सुश्रुत वाज अ सर्जन। तो सुश्रुत ने तमाम तरह के सर्जरी के तरीके बताए हैं इन हिज बुक सुश्रुत संहिता रिटन बाय महर्षि सुश्रुत। ही वॉज अबाउट 200 years बिफोर चरक एंड दिस इज हाउ महर्षि सुश्रुत इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। तमाम तरह के सर्जिकल इक्विपमेंट्स का भी इमेज आपको देखने को मिल सकता है उनके बुक सुश्रुत संहिता में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चरक इज द फर्स्ट फिजिशियन, सुश्रुत इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सर्जन and these two are considered to be the pioneers of Indian medicine system। अब जरा देखते हैं चरक शपथ को लाने की बात जो कही गई है इन प्लेस ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ, उसको लेकर के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के इस सजेशन को कि हाँ चरक शपथ को ले आना चाहिए इन प्लेस ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ, उनका कहना है कि देखिए ऐसा कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वर्जन तो है नहीं फिजिशियन ओथ का, पूरे दुनिया भर में चलता होगा हिपोक्रेटिक ओथ, लेकिन इंडिया में हम चरक शपथ ला सकते हैं क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल एथिक्स। तो हम अपना खुद का वर्जन ऑफ मेडिकल एथिक्स डेवलप कर सकते हैं। और वैसे भी देयर शुड बी सम इंडियन एलिमेंट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अब मेडिकल साइंस को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर यूजिंग और ट्राइंग टू सैफ्रनाइज, मतलब जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना हिंदुत्व फ्लेवर इसमें डालने की कोशिश कर रही है। दूसरा, दे क्लेम कि हिपोक्रेटिक जो ओथ है वो एक तरीके का यूनिवर्सल फिनोमेना है, जब पूरे दुनिया में चल रहा है तो व्हाट्स द पॉइंट और व्हाट्स द नीड टू चेंज इट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और जिस तरह से बाकी सारे जो हमारे पुराने ज़माने के ऋषि मुनि हैं उनके एग्जिस्टेंस पे या हिस्टोरिसिटी को लेकर के क्वेश्चन है, वैसे चरक को लेकर के भी क्वेश्चन है। सो जब उनके एग्जिस्टेंस और उनके हिस्टोरिसिटी पे क्वेश्चन है तो व्हाट्स द पॉइंट इन हैविंग चरक शपथ फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। सो दीज आर सम प्रोज एंड कॉन्स और यू मे से आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ रिप्लेसिंग हिपोक्रेटिक एथिक्स विथ चरक शपथ। जो भी हो, लेकिन आने वाले टाइम के लिए चरक और हिपोक्रेटस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एथिक्स पेपर के लिए, प्लस आने वाले प्रीलिम्स के लिए। अब इस बार वाला APSC मेंस का पेपर तो सेट हो चुका होगा, वो नहीं आएगा वहाँ पे, मुझे उम्मीद है, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में UPSC हो या APSC हो, चरक और हिपोक्रेटिस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Arctic seed vault. तो आर्कटिक सीड वॉल्ट ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक आया था न्यूज़ में और इसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या ये। तो ये PT में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, मेंस में डायरेक्टली तो आप सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसका आप इस्तेमाल कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे सवाल आता है तो क्या है आर्कटिक सीड वॉल्ट, वो जरा समझिए। वॉल्ट मतलब तो आप समझते ही हैं, एक इस तरीके का आप समझिए खजाना का बॉक्स जहाँ पे कुछ प्रीशियस चीज़ें रखी जाएं। तो अब समझिए कि यह है स्वालबार्ड।
स्वालबर्ड एक छोटा सा टेरिटरी है इन द आर्कटिक रीजन जो नॉर्वे के कंट्रोल में आता है। तो नॉर्वे सरकार के कंट्रोल में आता है, यहाँ पे है नॉर्वे, और उससे नदर्न साइड में आर्कटिक रीजन के पास यहाँ पे है स्वालबर्ड। और ये स्वालबर्ड जो है वो नॉर्वे के कंट्रोल में ऑफ कोर्स, और इस स्वालबर्ड के इस लोकेशन पे एक सीड बैंक बनाया है हमने, या सीड वॉल्ट बनाया है। सीड बैंक या सीड वॉल्ट इस रीजन में हमने बनाया है स्वालबर्ड में, दैट बिलोंग्स टू नॉर्वे। अब सीड बैंक का मतलब क्या है समझिए। सीड बैंक में दुनिया भर के अलग अलग तरीके के जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके सीड्स को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है इन एन एयर टाइट बॉक्स, एंड दैट टू एट -18 डिग्री सेल्सियस। तो हवा या ऑक्सीजन की सप्लाई को कम रखा गया है, प्लस टेम्परेचर काफ़ी कम रखा गया है ताकि ये जो सीड्स हैं वो ख़राब ना हो। वहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम, धीरे, स्लो हो जाए। आपको पता है कि अगर एयर की प्रेजेंस ना हो और टेम्परेचर कम हो तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया स्लो डाउन, एंड दिस इज़ हाउ द डिकम्पोजिशन प्रोसेस गेट डिलेड। यही तो होता है फ्रिज के अंदर भी। आप रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में कोई चीज़ ठंडे कम टेम्परेचर में रख देते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो वही चीज़ किया जा रहा है इस स्वालबर्ड में। इस जगह पे एक सीड बैंक बनाया गया है जहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग जगहों के जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप के सीड्स हैं उनको वहाँ प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। और ये क्यों प्रिजर्व किया जाता है वो भी ज़रा समझिए। ताकि मान लीजिए कि पूरे दुनिया भर में कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, क्लाइमेट चेंज या कोई भी दूसरी इमरजेंसी हो गई, वॉर हो गया, उस केस में जो इम्पॉर्टेंट सीड्स हैं जो हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके ताकि फिर से फ्यूचर में इन क्रॉप्स को हम उगा सकें। सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस सीड वॉल्ट डेवलप्ड बाय नॉर्वे इन द स्वालबर्ड रीजन। तो अब जरा देखते हैं कि सीड वॉल्ट का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। क्या सिर्फ नॉर्वे की सरकार कर सकती है? बनाया तो नॉर्वे की सरकार ने है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्वे गवर्नमेंट्स ओन दिस सीड वॉल्ट, लेकिन दुनिया भर के अलग अलग देश यहाँ पे अपने अपने सीड्स जमा करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत सरकार ने 9.5 करोड़ सीड्स यहाँ स्वालबर्ड सीड वॉल्ट में जमा कराए हैं। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में फिर से इसलिए आया है क्योंकि भारत सरकार ने कुछ और सीड्स यहाँ सीड वॉल्ट में जमा कराए हैं। अब जब सीड वॉल्ट की बात चली रही है तो लेट अस सी अबाउट सीड विलेजेज ऑल्सो। तो भारत सरकार ने कुछ कुछ विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे एग्रीकल्चर करना काफ़ी कंड्यूसिव है। उन विलेजेज में लोगों को, फार्मर्स को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो अलग अलग तरह के सीड्स को डेवलप कर सकें और वो आसपास के रीजन में वो सीड्स सस्ते दामों पे अपने फेलो फार्मर्स को अवेलेबल करा पाएँ, एंड दैट टू इन अप्रोप्रिएट टाइम। द सीड विलेज का कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डेवलप्ड ताकि हमारे देश के अंदर सीड की अवेलेबिलिटी बढ़े, इंडिजिनस सीड की अवेलेबिलिटी बढ़े और एग्रीकल्चर की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारे देश में। सो एज आई सेड, द सीड विलेज कॉन्सेप्ट इज टू प्रमोट क्वालिटी सीड प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड क्लासेस। तो जिन जिन विलेज में सीड विलेज का, जहाँ जहाँ पे सीड विलेज का कॉन्सेप्ट लाया गया है वहाँ पे भारत सरकार की एजेंसी जो हैं वहाँ के लोगों को ट्रेन कर रही हैं और उनको सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसर का भी उनको टैग दिया जा रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम कल्चर सेगमेंट। इट इज अबाउट लुई गाई नी फेस्टिवल। अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स एग्जाम परस्पेक्टिव। मेंस में कहीं आप फिलर मटेरियल की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लुई गाई नी फेस्टिवल, ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में, लेकिन ध्यान रखिएगा पीटी परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के अंदर नागा ट्राइब्स के लोग ये लुई गाई नी फेस्टिवल मनाते हैं। तो नागा ट्राइब पीपल लिविंग इन मणिपुर दे सेलिब्रेट दिस लुई गाई नी फेस्टिवल। और ये जो है लुई गाई नी फेस्टिवल, इट चैम्पियंस नागा कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ कोर्स। तो ये हार्वेस्ट से रिलेटेड फेस्टिवल है जिसमें लुई गाई नी मीन्स सीड सोइंग विच फॉर्म्स द रूट ऑफ द फेस्टिवल। तो एंड इनफैक्ट हार्वेस्ट नहीं, सीड सोइंग सीजन है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए लुई गाई नी फेस्टिवल मनाया जाता है। हर साल जनरली लगभग 14 से 15 फरवरी के आसपास इस लुई गाई नी फेस्टिवल को मनाया जाता। तो परसों और कल मनाया गया, आज के अखबार में आया और मैं आपको फिर यहाँ बता रहा हूँ।
The next topic is taken from Science and Technology segment. It is about Lassa fever. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view, especially from the health segment. तो क्या है न्यूज़? सबसे पहले देखिए लासा फीवर से 3 पीपल वेयर इन्फ्लिक्टेड इन यूनाइटेड किंगडम विथ लासा फीवर, और उनमें से एक की डेथ हो गई है. इस कारण से लासा फीवर का एक नया थ्रेट फैल रहा है पूरे दुनिया भर में कि भाई लासा फीवर कहीं अगला पेंडेमिक ना बन जाए. अब लासा फीवर है क्या, उसके बारे में ज़रा समझते हैं. देखिए, लासा फीवर पहली बार डिटेक्ट हुआ था इन वेस्ट अफ्रीका इन 1969 इन लासा सिटी ऑफ नाइजीरिया. तो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही ज़्यादातर ये लासा फीवर होता रहा है. पहली बार यूरोप के अंदर ये पहुंचा है और यूके के अंदर 3 लोग इससे ग्रसित हुए, इन्फ्लिक्टेड हुए, एंड 1 हैज़ डाइड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस. तो लासा फीवर होता कैसे है ज़रा समझिए. ये लासा फीवर होता है बिकॉज ऑफ रैट्स. दैट मीन्स कि लासा फीवर इज ए काइंड ऑफ जूनोटिक डिजीज. जूनोटिक डिजीज आई होप आप समझते होंगे. वो डिजीज जो जानवरों के कारण होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जूनोटिक डिजीज़. तो रैट्स के यूरिन या फीकल कंटेंट अगर हमारे खाने पीने की चीज़ों में मिल जाए, और अगर ये रैट्स इनके अंदर लासा वायरस है, लासा फीवर कॉजिंग वायरस है, और उनके फीकल या कंटेंट या यूरिन हमारे खाने पीने की चीज़ों में मिल जाए, तो फिर इंसानों को लासा फीवर हो सकता है. तो रैट से इंसानों को फैलता है ये लासा फीवर. नॉर्मली वेस्टर्न अफ्रीका में होता था, अभी यूरोप के अंदर भी पहुंचा है. और रैट से इंसानों को तो बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन एक बात और आपको समझनी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड काफ़ी आसानी से ये नहीं होता. इट कैन स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन बट रेयरली. होता क्या है कि अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है, उसका कोई भी बॉडीली फ्लूइड, मान लीजिए कि म्यूकस या फिर आंखों से जो पानी आता, वो सारे फ्लूइड्स जो होते हैं वो भी इन्फेक्टेड होते हैं, और वो किसी दूसरे इंसान के शरीर के अंदर चले जाए थ्रू माउथ या नोज़, तो फिर दूसरा इंसान भी ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्टेड हो सकता है. अदरवाइज दिस इज नॉट वेरी कंटेजियस. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लासा फीवर इज ए काइंड ऑफ जूनोटिक वायरस. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ जूनोटिक वायरस. तो जूनोटिक वायरस क्या होता है उसको भी एक बार जरा समझ लीजिए. जूनोटिक वायरस आर दोज दैट आर वायरसेस दैट आर फाउंड इन एनिमल्स. दे स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, एंड देन इट स्प्रेड्स फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, थ्रू स्नीजिंग, कफिंग. तो जैसे कि सार्स कोविड वायरस जिसके कारण ये पैंडेमिक आया है, इट वॉज हार्बर्ड बाई बैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक फीवर. उसके पहले जो मर्स कोविड वायरस था जो 2006-7 में साउथ ईस्ट एशिया में फैला था, दैट वाज हार्बर्ड बाय कैमल्स. तो दैट वाज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक वायरस. द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट असम मॉडल टू फाइट अगेंस्ट ड्रग्स. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, आपको पता होगा कि आसाम सरकार ने, ये जो मौजूदा सरकार 10 मई 2021 को आई, उसके बाद से हिमंता बिश्व शर्मा साहब ने एक अभियान चलाया टू एंड ड्रग्स मेनेंस इन असम. तो जून 2021 में असम पुलिस ने स्टार्ट किया एंटी नारकोटिक्स ड्राइव इन असम. उसके पहले से असम बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड हैज़ बीन ऑलवेज सफरिंग ऑफ हाई इंसिडेंसेस ऑफ ड्रग अब्यूज़. तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो बिल्कुल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं जैसे कि मणिपुर एंड नागालैंड, वहाँ पे तो ड्रग अब्यूज़ के प्रॉब्लम ज़्यादा है ही, लेकिन असम हैज़ ऑल्सो बीन अ की रूट as far as drug trafficking is concerned. और असम के अंदर भी यूथ they have been slowly getting dragged towards drug abuse because of proximity with golden triangle. लेकिन जो मौजूदा सरकार आई तो इन्होंने फिर एंटी नारकोटिक ड्राइव चलाया, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग या फिर वॉर अगेंस्ट ड्रग करके ये कैंपेन चलाया गया, जिसमें जो ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए जो कानून है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 NDPS, इस एक्ट के अंतर्गत 2-4 दिनों के अंदर ही कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया. अब ये न्यूज़ में बस इसलिए आया है क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने असम सरकार के इस जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग कैंपेन की काफ़ी तारीफ़ की है और बाकी सारे स्टेट्स को कहा है कि उन्हें भी इस तरीके का कुछ मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए. तो कभी भी नारकोटिक्स पे या ड्रग अब्यूज़ पे सवाल आ जाए तो आप ये बातें लिख सकते हैं. असम सरकार का कैंपेन, जीरो ड्रग्स कैंपेन एंड NCB's प्रेज फॉर असम गवर्नमेंट. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड अडॉप्ट करने वाला अकेला स्टेट गोवा है अभी तक,
और रिवर्स रेपो रेट इज़ अ टूल यूज बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। और ये आसाम साहित्य सभा साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ आर्बिट्रॉन टू डेवलप ऑनलाइन आर्काइव, दिस इज करेक्ट, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि दिस आर्काइव इज बीइंग डेवलप्ड ओनली फॉर द लिटरेचर ऑफ श्री श्रीमंत शंकर देव एंड हिज कंटेम्प्रोरीज। तो इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत है। ज़्यादातर जहाँ पे भी ओनली वर्ड होता है आप ऐसा गेस कर सकते हो, वैसे इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि ये स्टेटमेंट शायद से गलत होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।